गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज प्रेजेंट हुआ हूँ ऑप्टिक्स के सेकेंड लेक्चर के साथ। आज हम लोग ऑप्टिकल मीडियम के 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्टिविटी। इसे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टिविटी आया कहाँ से है? रिफ्लेक्शन से। किसका रिफ्लेक्शन? लाइट का। किसके द्वारा? किसी मीडियम के द्वारा। दूसरी प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्टिविटी। इसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्जॉर्प्टिविटी आया कहाँ से है? एब्जॉर्प्शन से। किसका एब्जॉर्प्शन? लाइट का। किसके द्वारा? किसी मीडियम के द्वारा। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांसमिसिविटी। किसकी ट्रांसमिसिविटी? किसी मीडियम की। ट्रांसमिसिविटी आया कहाँ से है? लाइट के ट्रांसमिशन से। ट्रांसमिशन का मतलब किसी मीडियम से होकर लाइट का आर पार हो जाना। हम ट्रांसमिसिविटी पढ़ेंगे किसी मीडियम का। तो चलते हैं आगे कि रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी होता क्या है। देखना, मैं एक मीडियम लेता हूँ इस तरह से। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, किसी भी मटेरियल की बनी हो सकती है। इसी मटेरियल का रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाया है, ड्रॉ किया है 2 डायमेंशन में बोर्ड पे। ये वाली बाउंड्री आपको दिख रही है 2 डायमेंशन में। एक्चुअल पिक्चर तो पूरे ऑब्जेक्ट के द्वारा विजिबल होगा। आप इसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे इस तरह से रखी हुई। देखना, मैं एक लाइट सोर्स एस लेता हूँ। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट फॉल करवाता हूँ ऑब्जेक्ट के इस सरफेस पे, मीडियम की इस सरफेस पे। लाइट है क्या? लाइट है वेव। कैरी क्या करती है? एनर्जी। किस फॉर्म में? छोटे छोटे फोटॉन्स के फॉर्म में। तो मैंने कंसिडर किया कि ये जो रे आई है वो इस तरह से वेव के फॉर्म में चल के आई है। यहाँ पे ये सारे फोटॉन्स हैं, क्वांटम ऑफ लाइट हैं, फोटॉन्स हैं। अब यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ आसानी से समझने के लिए, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी को आसानी से समझने के लिए ये कंसिडर करता हूँ कि इस रे की जो एक फोटॉन है, उस एक फोटॉन के पास एनर्जी है 1 जूल। अब मैं इस सोर्स को कुछ देर तक ऑन रखता हूँ ताकि इससे 100 नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पॉइंट पे फॉल हों। तो 1 फोटॉन की एनर्जी 1 जूल, तो 100 फोटॉन की एनर्जी कितनी? 100 जूल। यानी इंसिडेंट लाइट में टोटल एनर्जी है कितनी? 100 जूल। 100 जूल एनर्जी यहाँ से आती है, इस पॉइंट पे फॉल होती है। जिस वेव के फॉर्म में आती है, मान लेता हूँ कि उस वेव की फ्रीक्वेंसी है एफ, वेव लेंथ है लैम्डा। एक ट्रफ और एक क्रेस्ट को मिला के एक वेव बनता है और एक वेव की लंबाई कहलाती है वेव लेंथ लैम्डा। 1 सेकेंड में जितने वेव्स यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं कि इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी उतनी ही है। अगर 50 वेव्स बाहर निकलेंगे तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब ये है फर्स्ट मीडियम, यहाँ से रही इधर साइड, इस पॉइंट से यहाँ से ऊपर। तो मान लेता हूँ कि इस फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है? v। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ये सारे के सारे फोटॉन्स इस पॉइंट पे फॉल होते हैं। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉप करता हूँ इस तरह से n1। अब यहाँ पे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंट
इंटरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल, उसे कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल। अब यहाँ पे देखना, सवाल ये है कि रे आई तो फोटॉन्स लेके आई, फोटॉन्स यहाँ स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से टकराने के बाद कहाँ जाएंगे? तो दुनिया में कोई भी मटेरियल ऐसी नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट ऐसी नहीं है जो 100% फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट कर दे या 100% फोटॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले या 100% फोटॉन्स को आर पार जाने दे, बाहर जाने दे खुद से होके। तो यहाँ पे तीनों घटनाएं होंगी, तीनों फेनोमेनन्स एग्जिस्ट करेंगे। आने वाले इंसिडेंट फोटॉन्स में से कुछ जो हैं वो वापस इसी मीडियम में लौट जाएंगे, कुछ यहाँ इस मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ इस मीडियम को, इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ देखना, जिस मीडियम से लाइट आई है उसी मीडियम में लौटने की घटना कहलाती है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन। इस मीडियम से होके जब पास होती है लाइट तो उस समय लाइट के कुछ फोटॉन्स यहाँ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इस घटना को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और कुछ फोटॉन्स इस मीडियम को आर पार करके चले जाएंगे, आर पार होने की घटना कहलाती है ट्रांसमिशन। क्या कहलाती है? ट्रांसमिशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन, पहली घटना लौटने वाली घटना है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है तो देखना, इस तरह से इस इंटरफेस पे इस तरह से लाइट आई है और आने के बाद इस तरह से रिटर्न होके चली गई है, ऐसे लौट गई है। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं नॉर्मल ड्रॉप करता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे देखना, लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो दो बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। पहली क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डाला गया नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, यानी ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं कि ये और ये एक प्लेन में और ये वाली प्लेन से बाहर ऐसे बाहर चली जाए, ऐसा नहीं। या ये दोनों एक प्लेन में और ये वाली बाहर चली जाए, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों जब भी एग्जिस्ट करेंगे तो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। पहला रूल है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल थ्री एग्जिस्ट इन सेम प्लेन। आगे चलता हूँ। अब ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड रूल क्या कहता है? लाइट के रिफ्लेक्शन का सेकेंड रूल क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे I1 इज इक्वल टू R1। 1 इसलिए लगाया हूँ कि ये फर्स्ट इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो मैंने सबस्क्रिप्ट लगाया यहाँ 1। तो पहली चीज, तीनों, दोनों रेज और नॉर्मल तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब आगे देखना, रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आती है, यानी इंसिडेंट रे की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी एग्जैक्टली उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी रिफ्लेक्टेड रे की, यानी फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आती है। वेवलेंथ की बात करता हूँ तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू स्पीड v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f इंटू वेवलेंथ लैम्बडा।
सेम मीडियम में लाइट की स्पीड सेम होती है, तो v इस मीडियम में, ऊपर वाली मीडियम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के दोनों ऊपर वाली मीडियम में है, तो यहाँ पे स्पीड सेम होगी। जब स्पीड सेम होगी और फ्रीक्वेंसी दोनों वेव की सेम है, इसका मतलब वेवलेंथ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी रिफ्लेक्शन की घटना में वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आती है। फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, एफ सेम, लैम्डा सेम, तो वी भी सेम, यानी स्पीड भी सेम। और कलर जो है, लाइट की कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होती है तो लाइट के कलर में भी कोई चेंज नहीं होगी। यानी अगर इंसिडेंट रे रेड कलर की है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसी कलर की होगी, रेड कलर की। ये सारी चीज़ें हैं। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फेज जिसको बोलते हैं। तो फेज के बारे में देखना, यहाँ ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे पे पहले ट्रफ मिला, फिर क्रेस्ट मिला, फिर ट्रफ मिला। अब अगर ये इंटरफेस नहीं होती तो वेव कुछ इस तरह से ओरिजिनल पाथ पे इस लाइन पे चलती चली जाती। तो यहाँ ट्रफ के बाद यहाँ क्या मिलना चाहिए था, क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट मिलना चाहिए था। अब इस पाथ को मैं ऐसे घुमाता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ पे मिलना क्या चाहिए था, ये वाली क्रेस्ट जो है ऊपर की तरफ, ये वाली क्रेस्ट यहाँ आना चाहिए था। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या मिल रही है, ट्रफ। ऐसा क्यों होता है वो सुनना। ये है फर्स्ट मीडियम, इसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ये सेकेंड मीडियम, इसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। अगर μ2 ज़्यादा है μ1 कम है तो ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे वेव इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ रेयरर से डेंसर में आई है तो मिलना चाहिए था यहाँ पे क्रेस्ट, लेकिन मिल रही है क्या, ट्रफ। यानी फेज में चेंज आता है, अवस्था में चेंज आता है। तो फेज में चेंज आता कितना है, तो चेंज इन फेज जो होता है वो होता है पाई। कब, जब रिफ्लेक्टिंग मीडियम डेंसर हो और इंसिडेंट मीडियम जो हो रेयरर हो। लेकिन अगर ये मीडियम रेयरर हो और ये मीडियम डेंसर हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसके फेस में कोई चेंज नहीं आता है। यानी अगर μ1 ज़्यादा हो और μ2 कम हो, μ1 ज़्यादा हो और μ2 कम हो, तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी फेस में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर ये डेंसर मीडियम होती और ये रेयरर मीडियम होती तो लौटने वाली लाइट में यहाँ पे क्रेस्ट दिखता, ट्रफ नहीं दिखता। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किसमें, रिफ्लेक्शन में। अब यहाँ पे देखना, इंसिडेंट लाइट के पास 100 फोटॉन्स थे, 100 जूल एनर्जी थी। मैं कंसीडर करता हूँ कि फर्स्ट इंटरफेस पे 100 में से 20 जूल एनर्जी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की एनर्जी कितनी, 20 जूल। रिफ्लेक्टेड लाइट की एनर्जी कितनी, 20 जूल। ठीक है, बाकी बची कितनी, 80 जूल। तो 80 जूल एनर्जी यहाँ एंटर करेगी। ठीक है, अब एंटर करेगी तो इंटरफेस पे क्या होगा वो देखना। लाइट को जाना चाहिए था इस तरह से, ऐसे इस मीडियम, इस पाथ पे, इस मीडियम में, पर लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डाले गए नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ये ऐसे बेंड हो जाएगी।
यानी अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। जितने एंगल से डेविएट होती है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन या सिर्फ डेविएशन। आप कहेंगे कि यहाँ पे सर डेविएशन है डेल्टा 1। मैं कहूँगा कि ये रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हुई है डेल्टा 1 से। अगर पूछे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने से डेविएट हुई है, तो यहाँ से लेके ये एंगल पूरी की पूरी यहाँ तक हम काउंट करेंगे, और यहाँ से लेके ये पूरी एंगल कितनी हो जाएगी 2 पाई माइनस डेल्टा 1, यानी 360 डिग्री माइनस डेल्टा 1। तो क्लॉकवाइज डेविएशन है डेल्टा 1 और एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है 2 पाई माइनस डेल्टा 1। अब देखना आगे, यहाँ पे लाइट बेंड हुई। बेंडिंग की इस घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से यहाँ तक की मीडियम होमोजीनियस है। सवाल ये है कि फर्स्ट मीडियम से जब लाइट सेकेंड मीडियम में आई तो यहाँ पे तो बेंड होती हुई दिख रही है। क्या मीडियम के हर पॉइंट पे फर्दर थोड़ी बेंड होती जाएगी? नहीं। जितनी बेंड होनी है वो वन टाइम, सिंगल टाइम में बेंड होगी, यानी एक ही बार में मुड़ जाएगी जितनी मुड़नी है। यानी रिफ्रैक्शन जो है वो इंटरफेस फेनोमेनन है, मटेरियल मीडियम के इंटीरियर बॉडी के अंदर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस पर ही होता है। तो यहाँ पे बेंड हो गई लाइट और इस तरह से ऐसे चली जाएगी। अब देखना, ये लाइट कहलाएगी रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने R' से इसको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? अब देखते हैं रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है। तो देखना, रिफ्रैक्शन की घटना चाहे कैसी भी मीडियम के थ्रू हो, ये रेयरर हो, ये डेंसर हो, या ये डेंसर हो, ये रेयरर हो, कैसी भी हो, दोनों मीडियम इस पे डिपेंड नहीं करता है। यानी रिफ्रैक्शन की घटना में फेस में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे ये है ट्रफ, तो आगे मिलना चाहिए क्रेस्ट, तो रिफ्रैक्टेड रे में आगे क्रेस्ट मिलेगी, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट एंड सो ऑन। क्लियर? यानी रिफ्रैक्शन की घटना में फेस में कोई चेंज नहीं आता है। अब आगे देखना, ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, और ये एंगल यहाँ से इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो उस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी R डैश प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल टू I1। तो यहाँ से डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास? I1 माइनस R', यानी डेविएशन हमें मिल रहा है कितना? I1 माइनस R'। क्लॉकवाइज डेविएशन है ये। एंटी क्लॉकवाइज पूछेगा तो 2 पाई में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो दूसरी चीज़ लिखा हुआ है वो सेकेंड इंटरफेस के लिए है, मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो इसे डील करूँगा। आगे चलता हूँ। जब भी रिफ्रैक्शन होती है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ठीक है? अब देखना, कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, तो कलर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखना, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड
कम होती है तो स्पीड में चेंज आएगा। स्पीड में चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो नहीं रहा है तो बदलेगा कौन? लैम्डा। इसका मतलब वेवलेंथ में चेंज आएगा। तो जब भी रिफ्रैक्शन की घटना होती है यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता पर स्पीड और वेवलेंथ चेंज होते हैं। स्पीड और वेवलेंथ चेंज होते हैं, दोनों के दोनों। सवाल उठता है कि क्या स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए मीडियम के द्वारा लाइट को एनर्जी दी जाती है? नहीं। जब घटता है लाइट का स्पीड तो क्या वहाँ पे लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है मीडियम के द्वारा? आंसर है नहीं। जितने फोटॉन्स आए हैं उतने फोटॉन्स जाएंगे। लाइट की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए एनर्जी घटाने या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। यहाँ से लाइट आई ऐसे, अब इस इंटरफेस पे आएगी तो देखना बीच वाले मीडियम के अंदर क्या होगा। यहाँ से जो लाइट आई थी वो 100 जूल एनर्जी लेके आई थी, 20 जूल इधर चली गई तो बाकी का एनर्जी 80 जूल अंदर आई। 80 जूल में से मान लेता हूँ कि 30 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई। तो एब्जॉर्ब फोटोन की एनर्जी, एब्जॉर्ब लाइट की एनर्जी EA इज इक्वल टू 30 जूल। 20 इधर चली गई, 30 यहाँ एब्जॉर्ब हो गया तो अब बचा कितना? 50। तो 50 जूल एनर्जी यहाँ तक आई है, उस एनर्जी का क्या होगा? देखना ये सेकेंड इंटरफेस है। अब यहाँ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है। मान लेता हूँ कि थर्ड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ज़्यादा है। इधर वाला रेयर है और इधर वाला डेंसर है। तो अब देखना यहाँ पे लाइट ऐसे फॉल होती है, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के लिए। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा। रिफ्लेक्शन को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये कंसीडर कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन नाम मात्र का हुआ है सेकेंड इंटरफेस पे और यहाँ पे ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन जो होगा उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो ये दोनों फेज में चेंज वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। हाँ, तो देखना यहाँ पे μ2 ज़्यादा है, μ3 कम है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है और रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे फेस में चेंज नहीं होता है। μ1 ज़्यादा था यहाँ अगर μ2 से तो फेस में चेंज 0 होना चाहिए था। यानी यहाँ देखना, यहाँ पे आई है क्रेस्ट तो यहाँ होना चाहिए था ट्रफ। तो देखना इस लाइन को मैं ऐसे घुमा देता हूँ रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, यहाँ होना चाहिए था ट्रफ और यहाँ पे ट्रफ मिला है। इसका मतलब है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो फेस में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे फेस में कोई चेंज नहीं आया है। अब देखना यहाँ पे रिटर्न होने वाले फोटोन को मैं इग्नोर करता हूँ और कंसीडर करता हूँ कि बचे हुए 50 फोटॉन्स बाहर इमर्ज हो गए, ट्रांसमिट हो गए। अब यहाँ देखना ये नॉर्मल है इस तरह से। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाती है। यानी जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन बेंड हो जाएगी इस तरह से। जितने एंगल से बेंड होगी वो एंगल कहलाएगी एंगल ऑफ डेविएशन। सेकेंड सरफेस पे एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑफ डेविएशन है Δ2, तो क्लॉकवाइज कितना होगा? 360 माइनस Δ2। अब आगे
ये है फाइनली ट्रांसमिटेड लाइट, इमर्जेंट लाइट या सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्टेड लाइट। ये लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल कहलाएगी एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। ये ट्रांसमिटेड लाइट या इमर्जेंट लाइट है। इसके पास कितनी एनर्जी बची है? 50 जूल। ठीक है, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और देखना, रिफ्रैक्टेड लाइट और ओरिजिनल पाथ जो है उसके बीच जो एंगल बनती है वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये है तो रिफ्रैक्शन ही, तो जो प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन में फर्स्ट इंटरफेस पे फॉलो किया गया था लाइट के द्वारा, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो किया जाएगा। फेस में कोई चेंज नहीं रिफ्रैक्शन में। अब यहाँ देखना, सेकंड सरफेस के लिए डेल्टा टू जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आर डबल डैश माइनस आई टू, ये आई टू होगा। तो आई टू प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू आर डबल डैश। तो डेल्टा टू इज इक्वल टू आर डबल डैश माइनस आई टू। तो यहाँ पे मैंने लिखा था आर डबल डैश माइनस आई टू। ये रिफ्रैक्शन ही है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो कलर नहीं बदलेगा, कलर में कोई चेंज नहीं। अब रिफ्रैक्शन में ये डेंसर मीडियम थी तो यहाँ स्पीड कम, ये रेयरर मीडियम है तो यहाँ स्पीड ज़्यादा। तो डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, यानी स्पीड में चेंज होगा। स्पीड में चेंज होने का मतलब वेवलेंथ में चेंज होगा, यानी यहाँ पे स्पीड और वेवलेंथ बदलेंगे। क्लियर? अब हम लोग आते हैं इस मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में। क्या क्या था प्रॉपर्टी पढ़ना? रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी। वन बाई वन उनको हम पढ़ते हैं। इंसिडेंट रे की एनर्जी ई आई इज इक्वल टू कितनी थी? 100 जूल। रिफ्लेक्टेड लाइट की एनर्जी ई आर इज इक्वल टू कितनी? ई आर इज इक्वल टू 220 जूल। और एब्जॉर्ब्ड लाइट की एनर्जी ई ए इज इक्वल टू 30 जूल। ट्रांसमिटेड लाइट की एनर्जी ई टी इज इक्वल टू 50 जूल। जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुई है वो तीन ही पार्ट्स में बटी है, चाहे तो रिफ्लेक्ट हुई है, चाहे एब्जॉर्ब हुई है या ट्रांसमिट हुई है। यानी इस तीनों का सम करेंगे तो हमें ये मिलेगा 220 प्लस 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 जूल। अब आगे चलते हैं हम रिफ्लेक्टिविटी की तरफ। यहाँ देखना, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ मीडियम, इस मीडियम की रिफ्लेक्टिविटी क्या होगी? तो देखना, रिफ्लेक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। रिफ्लेक्टिविटी अल्फा इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड लाइट की एनर्जी 20 जूल, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 100 जूल। 20 जूल डिवाइडेड बाय 100 जूल इज इक्वल टू 0.2। अब रिफ्लेक्टिविटी शो क्या करता है? किसी भी सरफेस के द्वारा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स को लौटाए जाएंगे, रिफ्लेक्ट किए जाएंगे, उस सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई कितना लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है? 100%। तो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट की एनर्जी भी 100 जूल और इंसिडेंट लाइट की भी एनर्जी 100 जूल। तो जो भी सरफेस 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है उसे कहते हैं वाइट बॉडी। तो देखना, यहाँ
फॉर वाइट बॉडी ER रिफ्लेक्टेड लाइट की एनर्जी भी 100 जूल और इंसिडेंट लाइट की भी एनर्जी 100 जूल। 100 से 100 कैंसिल आउट और बचेगा कितना 1। यानी वाइट बॉडी के लिए अल्फा का वैल्यू, रिफ्लेक्टिविटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है और वो होता कितना है 1 के इक्वल। यानी वाइट बॉडी की रिफ्लेक्टिविटी यूनिटी होती है। चलता हूं आगे। एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बीटा से। यहां देखना बीटा, एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है, जो मीडियम जितनी ज़्यादा लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करती है उसकी एब्जॉर्प्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये मीडियम जितनी ज़्यादा फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगी इसकी एब्जॉर्प्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है 30 जूल। तो एब्जॉर्प्टिविटी होगा क्या वो देखना। एब्जॉर्प्टिविटी बीटा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एब्जॉर्ब्ड लाइट की एनर्जी 30 जूल, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 100 जूल, कैंसिल आउट होके 0.3। अब सुनना, किसी ऑब्जेक्ट की एब्जॉर्प्टिविटी मैक्सिमम हो कितनी सकती है। तो मान लो आने वाले सारे के सारे फोटॉन्स को अगर ये मीडियम सिर्फ एब्जॉर्ब कर ले तो 100 जूल एनर्जी आई थी और 100 जूल को एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी 100% हो सकती है एब्जॉर्प्टिविटी। तो जिस मीडियम के द्वारा 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वो कहलाता है ब्लैक बॉडी। तो यहां देखना, फॉर ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिविटी बीटा इज मैक्सिमम। बीटा क्या होता है ब्लैक बॉडी के लिए, मैक्सिमम होता है। और ये होगा कितना, टोटल के टोटल एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब एब्जॉर्ब लाइट की एनर्जी कितनी 100 जूल यहाँ आएगा डिवाइडेड बाई यहाँ 100 जूल। 100 बाई 100 कैंसिल्ड आउट होके कितनी 1। यानी ब्लैक बॉडी के लिए बीटा मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है यूनिटी। अब सवाल उठता है कि एक ऐसा बॉडी हो जो ना तो एक भी फोटोन को रिफ्लेक्ट करे ना ही एक भी फोटोन को एब्जॉर्ब करे, जितनी आई थी उतनी को जाने दे। जैसे वैक्यूम, दो एयर वाले जगह के बीच में अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, मान लो एक ग्लास का चैम्बर बनाया जाए तो दोनों साइड ग्लास है और बीच में वैक्यूम है, तो ऐसा भी मीडियम तो हो सकती है। तो जिस मीडियम के द्वारा थोड़ा भी लाइट को न तो रिफ्लेक्ट किया जाए न ही एब्जॉर्ब किया जाए, वो 100% लाइट को क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी है मीडियम की ट्रांसमिसिविटी। देखना ट्रांसमिसिविटी क्या होती है। जो मीडियम जितनी ज़्यादा एनर्जी को अपने से होके आर पार होने देती है उसकी ट्रांसमिसिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है और वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो देखना ट्रांसमिसिविटी गामा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, पार जाने वाली एनर्जी, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट की एनर्जी कितनी थी 50 जूल और इंसिडेंट लाइट की 100 जूल। तो 50 जूल डिवाइडेड बाय 100 जूल कितनी 0.5। और अगर 100% लाइट को आर पार होने दे तो वो कहलाएगी परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो फॉर परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी यहाँ 100 बाई 100 इज इक्वल टू कितना 1। यानी परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी के लिए गामा का वैल्यू मैक्सिमम होता है और ये कितने के इक्वल 1 के इक्वल। तो आगे चलता हूं। अब इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने के लिए इनकी एक प्रॉपर्टी है, अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग समझेंगे। देखना रिलेशन क्या कहता है,
फॉर एनी मीडियम किसी भी मीडियम के लिए, दुनिया की कोई भी मीडियम हो, उसके लिए रिफ्लेक्टिविटी अल्फा, एब्जॉर्प्टिविटी बीटा और ट्रांसमिसिविटी गामा, तीनों का सम होता है 1। ये दुनिया के किसी भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए होता है वैलिड। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। क्या ये सच में होता है? हम कहते हैं कि हाँ होता है। कैसे वो देखना। मैं LHS लेके चलता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां से क्या मिलेगा? अल्फा क्या है? एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्लस एनर्जी ऑफ बीटा क्या है? एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और गामा क्या है? एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो LCM हो गया EI और ऊपर में कितना? ER प्लस EA प्लस ET। अब जो भी लाइट आई थी EI, वो तीन ही पार्ट में बटी थी, ER, EA और ET। इस तीनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा? EI। तो यहाँ पे इस तीनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? EI। और EI डिवाइडेड बाई EI इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम का ये प्रॉपर्टी है कि उसकी रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी का सम कितना होता है? 1। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। देखना यहाँ अभी हमने ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी और ट्रांसपेरेंट बॉडी के बारे में पढ़ा। तो देखना, फॉर ब्लैक बॉडी के लिए रिफ्लेक्टिविटी, ब्लैक बॉडी क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए बीटा इज इक्वल टू, एक मिनट बताता हूं। ब्लैक बॉडी के लिए भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। ब्लैक बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है? नहीं। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना? 0। ब्लैक बॉडी खुद से लाइट को आर पार होने देती है? नहीं। इसका मतलब गामा इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या? बीटा। बीटा इज इक्वल टू कितनी? 1। अब यहां पे देखना, एक प्रैक्टिकल बात है। जब शादी करने जाते हैं या गर्लफ्रेंड पटाने जाते हैं, सेट करने जाते हैं, तो आप गोरी वाली ढूंढते हैं, काली वाली को छोड़ देते हैं। लेकिन काली वाली का फ़ायदा देखना, ब्लैक बॉडी का, ब्लैक ब्यूटी का। अरे लड़की है तो ब्लैक ब्यूटी बोलोगे, और लड़का है तब तो कुछ भी, कालिया, कल्लू, काली चांद, कालिदास, फलाना चिलाना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखना, ब्लैक बॉडी की भी अपनी खासियत है। वो लाइट को 100% एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितना ज़्यादा ब्लैकनेस उतना एब्जॉर्प्टिविटी ज़्यादा। तो उसमें कभी विटामिन डी की कमी नहीं आएगी, यानी स्वस्थ मिलेगी या स्वस्थ मिलेगा आपको। लड़के भी चॉकलेटी होते हैं। अब आगे चलते हैं वाइट वाले की तरफ। तो देखना, फॉर वाइट बॉडी दोनों का कंपेयर करेंगे
तभी ना पता चलेगा कि कौन फ़ायदेमंद है और कौन लॉस वाला। इसके लिए भी होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। वाइट बॉडी रिफ्लेक्ट करती है लाइट को 100%। जब रिफ्लेक्ट ही कर देगी सारे को तो एब्जॉर्ब किसको करेगी? कुछ भी नहीं, यानी बीटा इज इक्वल टू 0। जब सारे को रिफ्लेक्ट कर दी तो ट्रांसमिट कितना? 0, यानी ट्रांसमिसिविटी 0। यानी वाइट बॉडी के लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यानी सारे के सारे लाइट को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। अभी आपने देखा था ब्लैक ब्यूटी को, अब गोरी मैडम को देख लो। गोरी मैडम का क्या है कि इनके लिए रिफ्लेक्टिविटी 1 है, यानी ये सारे के सारे लाइट को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्ट करेंगे तो विटामिन डी की गोली खिलानी पड़ेगी आपको, नहीं तो बराबर बीमार रहेंगी। अब सवाल उठता है कि फ़ायदे में कौन, ब्लैक वाली या वाइट वाली? आप कहेंगे कि सर ब्लैक वाली, क्योंकि विटामिन डी की गोली उसे देनी नहीं पड़ेगी। अब मैं कहता हूँ कि दोनों में बात बराबर है बेटा। क्यों? विटामिन डी की गोली इसको नहीं दोगे तो क्रीम पाउडर का खर्चा भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि काली वाली पसंद तो आएगी नहीं बिना क्रीम पाउडर के। तो कॉस्मेटिक्स का खर्चा उठाओ, ठीक है, या फिर विटामिन डी की गोली खिलाओ, कहीं भी चैन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब तीसरा है कौन सा? फॉर परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी। फॉर परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी, दुनिया के किसी भी बॉडी के लिए ये रिलेशन वैलिड है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो रिफ्लेक्टिविटी कितनी? 0। ट्रांसपेरेंट है तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो एब्जॉर्बिविटी कितनी? 0। तो बचा क्या? ट्रांसमिसिविटी गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दुनिया में आइडियल ट्रांसपेरेंट बॉडी तो है नहीं। वैक्यूम को हम कंसिडर करते हैं कि वो आइडियल ट्रांसपेरेंट बॉडी है, वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती है। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक, बाकी अगले क्लास में मिलेंगे।